Hello everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर जैसे कि आपको पता है हमने कर दिया था स्टार्ट, राइट? और हमने ये देखा था कि डीएनए का बेसिकली हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया था, मतलब जेनेटिक मटेरियल जो भी है हमें पता था न्यूक्लिक एसिड्स हैं, दैट कैन बी डीएनए, दैट कैन बी आरएनए, ठीक है। और हमने हमारी प्रीवियस डिस्कशन के अंदर ये डिस्कस किया कि किस तरह से जो डीएनए की डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी तो खैर हम एक्सपेरिमेंट्स के अंदर स्टडी करेंगे। हमने ही देखा कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। हमने ही देखा कि डीएनए जो है दैट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ऐसी कितनी चेन्स है? 2 चेन्स हैं, और एक न्यूक्लियोटाइड जो है दैट इज मेड अप ऑफ शुगर, देन फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेसिस, तीनों चीजों को मिला के बनती है एक न्यूक्लियोटाइड। और ऐसी न्यूक्लियोटाइड की चेन्स को हम बोल देते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ऐसी अगर 2 चेन्स इकट्ठी हो जाए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की, तो उनको हम बोलेंगे दैट फॉर्म्स डीएनए। और ये भी कंडीशन थी कि नाइट्रोजन बेस यूरेसिल की जगह क्या होगा? थायमिन होगा, ठीक है। ये केमिकल स्ट्रक्चर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम प्रीवियस रिवीजन देखेंगे एक बार कि किस तरह से हमें ये पता लगेगा कि डीएनए मतलब क्या क्या डिस्कवरीज के अंदर इवेंट्स होते गए जिसकी वजह से आज हम इस स्टेज पर है कि हम ये बोल सकते हैं कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है हमारी आज की क्लास। बट उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि हमें इजीली ऐप के साथ जुड़ना कैसे है। तो इजीली ऐप के साथ जुड़ने के लिए आपको सब पता है कहाँ जाना है। हमें जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, ठीक है। बहुत से बच्चे जो हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो उनको बता दें कि अगर आप इजीली ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलती हैं ये जो एजुकेशनल हमारी जो 11th 12th और नीट के लिए जो हम वेल प्रिपेयर्ड वेल स्ट्रक्चर्ड जो कोर्स है वो आपको मिलता है बिना किसी इंटरप्शन के। लाइक जैसे आप यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जब आप वीडियोस देखते हैं तो आपके सामने बहुत बार एड्स प्ले हो जाती हैं, या कई बार जिसकी वजह से आप क्या हो सकता है डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो एक जो फोकस स्टडी है ना वो नहीं मिल पाती आपको। तो उसके लिए उसका सॉल्यूशन है, क्या करना है आपको, इजिली ऐप को करेंगे डाउनलोड, राइट। अपना फोन नंबर फिल कर देंगे, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे, और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको फिल करनी होंगी आपकी सारी डिटेल्स एंड यू विल गेट एन ओटीपी। ओटीपी पे से आप अपना नंबर वेरीफाई कर देंगे, राइट। उसके बाद ये सब कोर्सेज हैं जो इजीली ऐप पर आपको मिलते हैं, बट फिलहाल हमें करना है नीट के कोर्स को सिलेक्ट, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछी जाएगी आपकी क्लास। तो क्योंकि हम 12th क्लास का सिलेबस कर रहे हैं तो आप अपनी कौन सी क्लास टिक कर देंगे, आप पुट कर देंगे टिक मार्क ऑन द 12th क्लास के बॉक्स पर, ठीक है। उसके बाद आपके सामने आती हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तीनों कोर्सेज हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि नीट की प्रेपरेशन के लिए, आपकी 11th 12th की प्रेपरेशन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, ओके। उसके बाद जो फुल अमाउंट है इस पूरे कोर्स का, वो अमाउंट है 8,999 रुपीज। बट अब बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं यार फ्री में दे दो हमें ये कोर्स। आपकी बहुत ह्यूज डिमांड के बाद हमने ये डिसाइड किया, अगर आप यूज करते हैं ये वाला यूज कूपन कोड, मतलब अगर आप फ्री इजिली कूपन कोड को यूज करते हैं तो ये पूरा का पूरा अमाउंट आपका एकदम वेव ऑफ हो जाता है और आपको मिलती है बहुत ही ये बोलूंगी कि बिना किसी इंटरप्शन के, बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस्ड वे में अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो उन वीडियोस के लिए आपको इजीली ऐप पे वो वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। और व्हाट इज द टॉपिक ऑफ अवर टुडेज क्लास? हमारी आज की क्लास का टॉपिक है द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का नाम है, और हमें कैसे पता लगा कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। देखो हमने ना पता है जब हम मेंडल्स की बातें कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस वाले चैप्टर में, हमें ना कहीं ये समझ में आ रहा था कि यार ये जो एक्सप्रेशन होता है ना कैरेक्टर्स का, वो कैरेक्टर्स जो मेंडल के अकॉर्डिंग फैक्टर्स थे जो अपने मतलब पेरेंट्स से अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफर होते हैं।
उन कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन हमने ये समझा था उस चैप्टर में, कहीं ना कहीं प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स की वजह से जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये वाली चीजें थी कि यार प्रोटीन है जेनेटिक मटेरियल, या आरएनए है जेनेटिक मटेरियल, या डीएनए है ना, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। हमें पता था, मेंडल जी ने बोला था दैट देयर इज समथिंग है, जिसको उन्होंने नाम दे दिया था किसका, फैक्टर्स का। और हमने ये समझा था क्रोमोसोमल थ्योरी आने के बाद, सटन एंड बॉवरी, देखो 1865 के अंदर मेंडल का वर्क क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। चलो थोड़ा सा ऐसे करते रिकॉल करते हैं। 1865 के अंदर, इसको नहीं, हम पहले बात कर लेते हैं। हाँ चलो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। 1865 के अंदर क्या हुआ था, मेंडल का वर्क जो था वह पब्लिश्ड हुआ था, मेंडल्स वर्क वाज पब्लिश्ड। ठीक है, उसके बाद हमने ये समझा कि ठीक है मेंडल के वर्क को उस टाइम रिकॉग्निशन नहीं मिली थी, बट एक शब्द आ गया था हमारे माइंड में, दैट देयर इज समथिंग एंड दैट समथिंग इज फैक्टर इन मेंडल्स लैंग्वेज। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1900 में उनके काम की दोबारा से रीडिस्कवरी होती है। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट आते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और हमें पता है कि उनका वर्क जो है रीडिस्कवर किया गया, राइट। फिर आते हैं 1902 के अंदर, सटन एंड बॉवरी, दो साइंटिस्ट, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, इंडिपेंडेंट वर्क किया, और उनके वर्क से हमारे सामने आ गई थी कौन सी थ्योरी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हमें पता है सटन एंड बॉवरी जी ने दी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मीनवाइल 1910 तक हमारे सामने लिंकेज भी आ गया था, लिंकेज का कंसेप्ट भी आ गया था। मतलब यहां से ना हमें बेटा एक चीज पता लग गई थी कि क्रोमोसोम्स जैसी कोई चीज है, किसके अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, क्रोमोसोम हमें पता है, अब हमें ये था कि ठीक है डीएनए तो है ही है, साथ में क्रोमोसोम पास कुछ आरएनए और प्रोटीन्स भी हैं। ठीक है, तो मतलब सेल के अंदर ना, तो हमें ये पता था कि ठीक है, पर ये श्योरिटी नहीं थी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, या प्रोटीन्स जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो आज का जो हमारा डिस्कशन है ना, हम अब इसके आगे से स्टार्ट करेंगे, राइट, कि किस तरह से जो जेनेटिक मटेरियल है उसको सर्च किया गया, ढूंढा कैसे गया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, मैं ये चाहूंगी हम इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देखो 1869 में मिक्सचर के एक्सपेरिमेंट से हमें पता लग गया कि कोई एसिडिक सब्सटेंस है न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हमने न्यूक्लिन बोला। ये सब बातें करने से पहले एक बार मैं आपसे ये चाहूंगी, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार पिछली वीडियोस को देखेंगे, जिससे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक वाइज वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपके लिए छोटा सा एक रिवीजन करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने देखो अभी तक ये पढ़ लिया है कि डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन है जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, दो चेन्स बनी हुई है। ठीक है, अगर ये एक चेन है, ये एक चेन है, तो ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन, और ये दोनों चेन आपस में यूं कॉइल्ड है, दोनों चेन्स आपस में कॉइल्ड है। तो कैसी स्ट्रक्चर बनती है, वो बनाती है बेटा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इतनी बात हम पढ़ चुके हैं, और हमें ये भी पता है कि जो बेस है, बेस का मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेसिस है, दैट कैन बी प्यूरिन और पायरिमिडिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। इसमें से जो, और यूरेसिल भी हमने डिस्कस किया था किसके अंदर, आरएनए के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ये हमें पता है कि क्या है, पायरिमिडिन है। ठीक है, तो फिलहाल चलो इसको रहने दो, ये मत समझो, ये आपको पता है। ए एंड जी क्या है, ये है आपकी बेटा प्यूरिन। ठीक है, तो अगर हम बेसिस के बारे में लिख रहे हैं दैट ए टी सी एंड जी, तो व्हाट इज बेस पेयर, बेस पेयर क्या है ना। तो देखो हमने ये बोला कि दो चेन्स है, दो चेन्स में अगर इसके पास नाइट्रोजन बेस कहाँ है, अंदर की तरफ है, और शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन बन रही है वो बैक साइड में बन रही है। ठीक है, इस तरफ क्या है, यहाँ पे मान लो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, चलो यहाँ पे अलग से बनाते हैं। हमें ये पता है कि मान लो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरी न्यूक्लियोटाइड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, इस तरह से पूरी एक चेन है। ठीक है, और फिर दूसरी चेन है 1 2, मान लो ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये मैंने क्या बना दी, ये मैंने बना दी न्यूक्लियोटाइड।
न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इनके बीच में ये कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, और अंदर की तरफ से ये कैसे जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। मान लो यहाँ पे अगर A और T है, यहाँ C तो यहाँ G है, यहाँ T है तो यहाँ A है, यहाँ A है तो यहाँ T है, यहाँ C है तो यहाँ G है। और हमें ये भी पता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में, एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, देन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, देन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, देन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर हमने समझी थी कि जो बैक साइड पे शुगर फॉस्फेट का बैकबोन बन रही है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइंट है, अंदर की तरफ क्या है? नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस, ध्यान से सुनना बेटा मेरे वर्ड्स। अब मैंने बोला 2 चेन्स है, ठीक है, 2 चेन्स में नाइट्रोजन बेसिस के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। तो इसका मतलब अगर मैं C और J की बात करूं तो ये बन जाता है मेरे पास बेस पेयर। क्या बन जाता है? बेस पेयर। ये क्या है बेटा? बेस पेयर। ये क्या है? बेस पेयर। ये भी क्या है? बेस पेयर। ये भी क्या है? बेस पेयर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो बेस पेयर कहाँ है? बिटवीन 2 चेन्स, बिटवीन 2 चेन्स, बिटवीन 2 चेन्स। तो एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बना रहा है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो 2 बेसिस को मैं बोल रही हूँ बेस पेयर। तो वो कहाँ प्रेजेंट है? एक बेस पेयर, एक बेस एक चेन पर, दूसरा बेस दूसरी चेन पर, तो दोनों मिलके बन गए बेस पेयर। ओके, ठीक है, बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ लेंथ ऑफ डीएनए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमने ये देखा था कि अगर हम जो ये डबल हेलिकस स्ट्रक्चर है, जब ये ऐसे कॉइलिंग होती है तो अच्छा, ये क्रॉस नहीं करते, ये बात आपको पता है कि एंटी पैरेलल अरेंजमेंट है। तो इनके बीच में ना 10 बेस पेयर से एक कॉइलिंग के बीच में, ये चीज हमने समझी है। मान लो मैंने ये बोला 1 2, ये क्या है? बेस पेयर बना रही हूं मैं, है ना। अगर मुझे इन 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस पता है, अगर मुझे 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस पता है, तो क्या मैं लेंथ बता सकती हूँ? यस, बिल्कुल बता सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी? लेंथ ऑफ डीएनए बताने। अच्छा, अब हमें पता है 2 बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना था? 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, 0.34 नैनोमीटर। इसको अगर मैं बेसिस से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको अगर मैं नंबर ऑफ बेस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? लेंथ। ठीक है, जैसे कि अगर एक कॉइलिंग के अंदर 10 बेस पेयर है और 2 बेसिस के कॉन्जिक्यूटिव बेसिस के बीच में डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर, तो उसके अकॉर्डिंग हम लेंथ बता सकते हैं किसकी? डीएनए की। तो निकाल लेंगे लेंथ डीएनए। क्या करेंगे? 2 बेस के बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ बेस के साथ। ठीक है, नंबर ऑफ बेस के साथ, तो क्या आ जाएगी? लेंथ आ जाएगी। अच्छा, अगर हमें यह पता है कि एडेनिन और थायमिन की पेयरिंग होती है, साइटोसिन और ग्वानिन की पेयरिंग होती है, तो क्या हम अमाउंट ऑफ एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते। ये बातें हम रिवाइज कर रहे हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब देखो, मान लो मेरे पास ये एक पूरा डीएनए हेलिक्स है ना। मेरे पास है यहाँ पे 200 बेस पेयर, फॉर एग्जाम्पल 200 बेस पेयर है मेरे पास। तो इसका मतलब इस चेन के पास हो जाएंगे 100 बेस और इस चेन के पास हो जाएंगे 100 बेस। तो पूरी इस चेन के अंदर मान लो मेरे पास हैं 200 बेस पेयर्स, तो मतलब एक चेन में 100, दूसरी में 100, राइट। तो अगर मुझे ये अमाउंट पता लग जाए, तो क्या हम एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन के बारे में नहीं बता सकते? बता सकते हैं। चलो, इसको अभी हम निकालते, क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने होंगे? मान लो एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरी न्यूक्लियोटाइड, तीसरी न्यूक्लियोटाइड, 4th, 5th, तो नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने होंगे? 1 2 3 4, है ना। न्यूक्लियोटाइड कितने? 5। अब इसका 3 प्राइम एंड फ्री है, इसका 5 प्राइम एंड फ्री है, इसका 3 प्राइम एंड फ्री है, इसका 5 प्राइम एंड फ्री है, राइट। तो इसका मतलब नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मैं बता सकती हूँ अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पता हो। तो अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब 5 अगर न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन हो रही हैं, तो मेरे पास फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने होंगे? 1 हम कम कर देंगे, राइट। तो हम ऐसे ही यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, नंबर ऑफ
न्यूक्लियोटाइड माइनस क्या कर देंगे हम, हाँ एक -1 कर देंगे, -1 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, एक माइनस कर देंगे बेटा, वी विल सब्ट्रैक्ट 1, ठीक है। अगर 5 न्यूक्लियोटाइड है, एक माइनस कर दो तो 4 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आ जाएंगे। लेंथ पूछी जाए तो कैसे बता दोगे, दो बेसिस के बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसको नंबर ऑफ बेसिस से मल्टीप्लाई कर दोगे, लेंथ आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी चलो हम करके देखते हैं। मान लो मेरे पास एक डीएनए स्ट्रैंड है, इसके पास 200 बेस पेयर्स है, ध्यान देना बेटा इस बात को, 200 बेस पेयर, और मुझे दे रखा है एडेनिन इसके अंदर है 30, ठीक है। तो मुझे बताना है साइटोसिन एंड ग्वानिन कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम्स के अंदर आ जाते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। अगर एडेनिन 30 है तो थायमिन भी कितना होगा बेटा, 30 होगा, है ना। तो A + T कितना हो गया, 30 + 30 = 60। तो 200 में से मैंने 60 माइनस कर दिए तो मेरे पास रह गए 140 बेस पेयर्स, है ना। 200 बेस पेयर में से मैंने 60 माइनस कर दिए A + T, तो मेरे पास रह गए 140 बेस पेयर। तो अब मुझे पता है कि A and T निकालने के बाद क्या बचेगा, C and G बचेगा, ठीक है। तो 140 में से आधा आधा हो जाए, C = G, तो C + G कितना आ गया, C + G हमारे पास आ गया 140, तो C कितना आ गया 70, G कितना आ गया 70। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ ये जो कंटेंट है नाइट्रोजन बेसिस का आप वो भी बता सकते हो। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस की थी, उससे रिलेटेड अब हमने क्वेश्चन करके देख लिए। हाँ, अब आते हैं हम डिस्कवरी कैसे हुई थी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, हमने ये देखा था हमारी लास्ट क्लासेस में। 1869 के अंदर मिक्सचर ने पस सेल्स जो थे, बैंडेज के ऊपर जो पस सेल्स थे, उनमें से एक एसिडिक मटेरियल को आइसोलेट किया था। उस मटेरियल का नाम क्या दिया था इन्होंने नाम दिया था न्यूक्लिन, ठीक है, ओके। अब देखो डीएनए जो था ना, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, बट जब इसको आइसोलेट कर रहे थे तो कहीं कहीं ये ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा उसकी इंटेक्ट फॉर्म ऑफ डीएनए को आइसोलेट नहीं कर पाए। इतनी कहानी हमें पता थी। फिर आते हैं फ्रैंकलिन एंड विल्किंस, इन्होंने क्या दिया, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक इसके अंदर डीएनए है, जब इसके ऊपर उन्होंने एक्सरेज को पास कराया, ठीक है, तो यहां से फिर उन्होंने क्या दिया, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा दिया स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बताने के लिए। एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा विल्किंसन एंड फ्रैंकलिन ने, डाटा ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है। और चारगाफ जी का क्या रोल आता है, उन्होंने ये बताया जब केमिकल एनालिसिस किया, वहीं से तुम्हें पता लगा कि एडेनिन = थायमिन, साइटोसिन = ग्वानिन, और हमने ये भी समझा था दैट चारगाफ जो रूल है दैट इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, क्योंकि डबल स्ट्रैंड के अंदर ही तो पेयरिंग होगी ना, सिंगल स्ट्रैंड में पेयरिंग नहीं होगी, आरएनए के अंदर पेयरिंग नहीं होगी। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की, तो वहां से हम बता सकते हैं कि एडेनिन थायमिन के बराबर है, साइटोसिन ग्वानिन के बराबर है। तो मतलब A/T का रेशियो इक्वल है G/C का रेशियो, और वो इक्वल किसके है, 1 के, मतलब कांस्टेंट रहता है। तो ये चीज भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं ये चाहती हूं कि हम पिछला पूरा टॉपिक्स को रिवाइज करते हुए, ताकि हमें आगे वाले टॉपिक्स को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, अब देखो 1953 में ये जो अभी हमने देखा ना, न्यूक्लियन की डिस्कवरी, मिक्सचर की डिस्कवरी के बाद, फ्रैंकलिन और विल्किंसन के डाटा के बाद, चारगाफ का कॉम्प्लीमेंट्री रूल के बाद, इन सब को यूज करके वॉटसन एंड ट्रिक ने हमें दिया 1953 के अंदर एक मॉडल दैट इज नोन एज डीएनए डबल हेलिकल मॉडल, कि डीएनए जो है अगर चारगाफ रूल को अप्लाई करते हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, तो इट मीन्स इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर विच शोज द कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऑफ बेस पेयर्स, ठीक है। तो वॉटसन एंड ट्रिक के मॉडल की जो खास बातें थी वो देख लो, एंटी पैरेलल अरेंजमेंट है। अगर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसके एक तरफ 5 प्राइम एंड फ्री है, एक तरफ 3' है, इधर 3' है, इधर 5' है, तो दिस इज
अरेंजमेंट और जो दोनों चेन्स है वो एक दूसरे की यूं पैरेलल चलती है, क्रॉस नहीं करती हैं। दे आर लाइक द स्टेयर्स, ये स्टेयर जा रही है, दूसरी स्टेयर जा रही है, जैसी एक चेन टर्न करती है वैसी दूसरी चेन टर्न करती है। एंड व्हाई दिस इज बिकॉज ऑफ दीज बेस पेयर। एडेनिन के सामने थायमिन आएगा ही आएगा, साइटोसिन के सामने ग्वानिन आएगा ही आएगा। ये जो बेस पेयरिंग की वजह से जितने भी और पैरेलल अरेंजमेंट है, जिसकी वजह से ये जो बेस पेयर है दे आर स्टैकिंग अपॉन ईच अदर, स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर। और अंदर क्या है, इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ये दोनों चीजें मिलके डीएनए को एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाती हैं, स्टेबिलिटी लाती हैं डीएनए के अंदर, राइट। और हमने ये देखा था कॉइलिंग किस तरफ है, राइट हैंड की तरफ चलती है कॉइलिंग, वाटसन क्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग। और पूरे इस जो एक कॉइल की जो पिच है, दैट इज लेंथ है, दैट इज वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड अबाउट द डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। कितनी थी वो, 0.34 नैनोमीटर। जिसकी वजह से हमने ये देखा कि अगर एक कॉइल के अंदर 10 बेस पेयर है तो 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 3.4 नैनोमीटर, राइट। ओके, अब देखो डबल हेलिकल मॉडल से जो सबसे इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज जो निकल कर आई वो क्या थी, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता है कि एडेनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन इनके आपस में पेयरिंग होगी, तो इसकी वजह से हम इसका बेनिफिट क्या हुआ, हमें बेनिफिट ये हुआ कि हम इसकी वजह से रेप्लिकेशन को समझ पाते हैं, रेप्लिकेशन, ठीक है। तो जब बेस पेयरिंग होगी हमें ये पता है कि एडेनिन कितना है, थायमिन कितना है, साइटोसिन कितना, ग्वानिन कितना, और हमें ये भी पता है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रैंड है तो इसके ऊपर दूसरा स्ट्रैंड, क्योंकि अगर हमें बेस पेयरिंग के बारे में नॉलेज है तो दूसरा स्ट्रैंड भी कैसे बनता है हम उसको भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट डबल हेलिकल मॉडल ऑफ वाटसन एंड क्रिक। इसके बाद देखो हमने क्या क्या समझा। फिर हमारे पास एक चीज और आई थी, दैट इज तब तक हमें ये क्लियर हो गया था कि फ्रांसिस एंड क्रिक ने जो हमें सेंट्रल डॉगमा का जो कंसेप्ट दिया कि जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, कॉपी बनती है। क्यों? क्योंकि एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल को या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है, राइट। तो अब हमें ये देखना है, पहले ये समझो सेंट्रल डॉगमा टेम्पलेट का मतलब क्या है, डिपेंडेंट, मतलब जिसको कॉपी कर सकते हैं। तो जब डीएनए टू डीएनए बनेगा, ये सेंट्रल डॉगमा कंसेप्ट है कि जो फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है दैट इज फ्रॉम डीएनए टू डीएनए, ठीक है। देन डीएनए से बनेगा आरएनए और आरएनए से बनेगी प्रोटीन्स। इतनी बातें हमें पता है। तो डीएनए टू डीएनए बनेगा, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। एंजाइम्स के नाम याद रखोगे ताकि आगे आने वाले जो डिस्कशन है उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। डीएनए से डीएनए बनेगा, मतलब जो एंजाइम पॉलीमरेज चाहिए वो डिपेंडेंट है डीएनए के ऊपर, डीएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करेंगे, तो इसलिए एंजाइम का नाम हो गया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से बनेगा आरएनए, डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट है आरएनए का बनना, तो इसका मतलब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्या है, एज, एज जहां भी लग जाए दैट इज द नेम ऑफ एंजाइम। तो आरएनए बनाने वाला एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए बनाने वाला डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अच्छा, अब कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो हमने डिस्कस किया था कि आरएनए कैन आल्सो बी द जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। तो ऐसे वायरसेस को क्या बोलते हैं बेटा, रिट्रोवायरस, जिनके अंदर आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। आरएनए टू डीएनए, अब इन वायरसेस के अंदर आरएनए से डीएनए बनेगा, तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हम बोल देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम चाहिए हमें आरएनए डिपेंडेंट, जो डीएनए बनाएगा वो डिपेंडेंट किस पे, आरएनए पे, और इसी एंजाइम का हम नाम रख देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगा, बट ये जो सारा डिस्कशन है ये हमारे लिए बहुत जरूरी था हमारी नेक्स्ट डिस्कशंस को समझने के लिए, ठीक है। तो अब हमें पता है कि इसके बाद वी हैव अंडरस्टूड कि किस तरह से जो जेनेटिक मटेरियल की जो सर्च है वो स्टार्ट हुई। काम पब्लिश हो गया था बेटे 1865 में, मेंडल जी के आइडिया हमें मिल गए थे।
1900 में रीडिस्कवरी हो गई, 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आ गई और 1910 के करीब आपके पास लिंकेज का कंसेप्ट आ गया। अब इन सारी बातों से हमें ये क्लियर हो गया कि देयर इज समथिंग दैट इज क्रोमोसोम जैसी कोई चीज है। क्रोमोसोम के पास डीएनए तो है ही है, कुछ आरएनए और प्रोटीन्स भी है। अब डाउट ये था कि ये जो आरएनए, प्रोटीन या डीएनए, विच वन इज द जेनेटिक मटेरियल, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। ठीक है, 1869 में मिक्सचर के एक्सपेरिमेंट से हमने न्यूक्लियन को डिस्कवर कर लिया था। ठीक है, तो धीरे धीरे मतलब ये जो अभी तक हम सारी डिस्कशन करके आए स्टार्ट हो गई थी। अब हम बात कर रहे हैं ये यहाँ से जो जेनेटिक मटेरियल का सर्च है वो कैसे स्टार्ट हुआ। लेट अस डिस्कस फ्रॉम एनसीईआरटी। इवन दो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन किसने डिस्कवर किया बेटा? मिक्सचर ने। और जो प्रोपोजिशन फॉर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल के वर्क को, ये सारी बातें ऑलमोस्ट उस टाइम पे मतलब सेम टाइम पे आई। डीएनए एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल, इस बात को समझने में बहुत टाइम लग गया। इट टुक अ लॉन्ग टू बी डिस्कवर्ड एंड प्रूवन। अब 1926 में द क्वेस्ट टू डिटरमिन, मतलब क्वेश्चन था माइंड में, टू डिटरमिन द मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस हैड रीच्ड द मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हमें ये समझ में आ गया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस। बट 1926 तक आते आते हमें इसके मॉलिक्यूलर लेवल के बारे में क्यूरियोसिटी सी आनी शुरू हो गई। अब जितने भी प्रीवियस डिस्कवरीज थी बाय ग्रेगर मेंडल, वॉल्टर सटन, थॉमस हंट मॉर्गन और न्यूमरस अदर साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, इस सर्च को और भी नैरो कर दिया कि जो क्रोमोसोम्स है ना, हमें इन सब बातों से जो हमने अभी भी डिस्कस किया, सटन एंड बॉवरी, लिंकेज, इन सब बातों के बाद हमें एक आइडिया मिल गया कि जो क्रोमोसोम्स है वो कहाँ पर लोकेटेड है? इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट सेल। ज्यादातर सेल्स के अंदर, मिक्सचर के एक्सपेरिमेंट से भी हो गया था ये हमें पता कि ज्यादातर कहाँ लोकेटेड है? मोस्ट ऑफ सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल हैड नॉट बीन आंसर्ड। क्रोमोसोम है, ठीक है, ठीक है, क्रोमोसोम्स के पास डीएनए भी है, एग्रीड, बट देयर इज आरएनए एंड प्रोटीन आल्सो इन द न्यूक्लियस। तो ये अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मिल पाया कि डीएनए, आरएनए या प्रोटीन, इनमें से विच वन इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, यहाँ से एक शुरुआत होती है एक्सपेरिमेंट्स की, और हमारे सामने एक बहुत ही मतलब अच्छा वाला जो एक्सपेरिमेंट किया किसने? ग्रिफिथ ने, है ना, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आता है हमारे पास, राइट। ग्रिफिथ वॉज द साइंटिस्ट। 1928, ध्यान दो, देखो 1926 के अंदर हमें ये सब कुछ पता लगना शुरू हो गया था कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के अंदर कोई एसिडिक सब्सटेंस है विच कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। इसके पीछे भी क्वेश्चन मार्क था बहुत बड़ा, राइट। तब 1928 में ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया, राइट, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले बेटा वर्ड को पकड़ो, वर्ड को। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब फॉर्म का चेंज होना, राइट, फॉर्म का चेंज होना इज ट्रांसफॉर्मेशन। लेट अस राइट हियर, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन? क्यों हम इसको एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं? इसका मतलब फॉर्म, चेंज ऑफ फॉर्म, ऐसे लिखो, चेंज ऑफ फॉर्म। चेंज ऑफ फॉर्म मतलब दैट कैन बी शेप, दैट कैन बी स्ट्रक्चर, व्हाटएवर दैट इज, उसमें अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो दैट इज ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। क्या किया था बेटा ग्रिफिथ ने? ग्रिफिथ ने किया क्या था पहले ये समझो। ग्रिफिथ जी ने क्या किया, देखो, बैक्टीरिया यूज किए, ठीक है। कौन से बैक्टीरिया यूज किए? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये बातें आपको याद रखनी है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। क्या कॉज करते हैं ये? नाम से समझ में आ रहा है, दैट कॉजेस निमोनिया, दैट कॉजेस निमोनिया, राइट, ओके। इसके बेटे दो स्ट्रेन्स होती हैं, दो स्ट्रेन्स हैं, एक होती है रफ स्ट्रेन, एक होती है स्मूथ स्ट्रेन। एक होती है रफ, एक होती है स्मूथ। स्मूथ वाली कैसी होती है? शाइनी कॉलोनी बनती है, शाइनी एंड
स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। और दिस इज विरुलेंट, विरुलेंट का मतलब इट इज पैथोजेनिक, विरुलेंट का मतलब पैथोजेनिक, मतलब डिजीज कॉज करने की कैपेबिलिटी है। पैथोजेनिक का मतलब क्या हो गया, एबिलिटी टू कॉज, एबिलिटी टू कॉज डिजीज, ठीक है, ओके। और जो रफ वेराइटी है दैट इज रफ सरफेस, रफ सरफेस, ठीक है। इट इज नॉन विरुलेंट, इट इज नॉन विरुलेंट, नॉन विरुलेंट मतलब नॉन पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉज नहीं करेगा, कैन नॉट कॉज डिजीज, ठीक है, इट कैन नॉट कॉज डिजीज। तो ये दो वेराइटीज ली, किसकी, दो स्ट्रेन्स हैं, दैट इज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ये वाला बैक्टीरिया हमने यूज किया, ठीक। तो बेसिकली डिफरेंस क्या था बेटा, एक बैक्टीरिया था तो उसका जो सरफेस था दैट वाज रफ, ये इस तरह से थोड़ा सा डिमार्केशन कर लेते हैं, ये कैसा है, ये रफ है, ठीक है। और एक और जो बैक्टीरिया था जिसके पास क्या था, ठहरो, जिसका जो सरफेस था एकदम स्मूथ था, तो इट वाज पैथोजेनिक, ठीक है। ये जो सरफेस है स्मूथ सरफेस, ये स्मूथ वेराइटी है, म्यूकस कोड होता है बेसिकली, ये दिस इज स्मूथ वेराइटी, ठीक है, दिस इज अ म्यूकस कोड। तो लेट अस अंडरस्टैंड, ओके। देखो व्हाट डज एनसीईआरटी से, ग्रिफिथ इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, bacterium responsible for pneumonia, okay, witnessed a miraculous transformation in the bacteria. During the course of his experiment, a living organism, bacteria, had changed in physical form. Physical form में change हो गया मतलब transform हो गया, ठीक है, वही हमने समझे transformation. When Streptococcus pneumoniae bacteria are grown in a culture plate, lab के अंदर इनको मतलब grow किया गया, तो कुछ ने क्या प्रोड्यूस किए, स्मूथ शाइनी कॉलोनीज, जिसको हमने बोला एस स्ट्रेन, ठीक है, while other produces rough colonies, जिनको हमने बोला आर स्ट्रेन। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है, एस स्ट्रेन क्यों पैथोजेनिक है, बिकॉज एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस मतलब पॉलीसेक्राइड का बना हुआ कोट है, और आर स्ट्रेन के पास वो नहीं होता, बस इतना ही फर्क समझो आप, ठीक है। 5 स्ट्रेन को छोड़ो, दिस इज एस स्ट्रेन, 5 नहीं, दिस इज एस स्ट्रेन, म्यूकस कोट है, तो ये क्या है बेटा, ये पैथोजेनिक है, दिस इज, ये डिजीज कॉज करेंगे, रफ स्ट्रेन जो है डिजीज कॉज नहीं करेंगे, राइट, इतनी बात क्लियर है। चलो आगे, आगे देखो, अब देखो एक्सपेरिमेंट का पार्ट क्या था, देखो आर वाले डिजीज कॉज कर नहीं सकते, ठीक है, और एस वाला डिजीज कॉज कर सकता है, तो अब इस बात को अपने माइंड में रखेंगे, राइट। देखो क्या हुआ, चलो पहले ये देखते हैं, माइस के अंदर, ठहरो ऐसे लिखते हैं, एस स्ट्रेन इंजेक्टेड इनटू माइस, है ना, इंजेक्टेड इनटू माइस, बोलो क्या होगा, जल्दी से बोलो क्या होगा, अगर मैं डिजीज कॉज करने वाली स्ट्रेन माइस के अंदर इंजेक्ट कर दूं तो माइस क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ओके। फिर मैंने क्या किया, आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया इनटू द माइस, तो डिजीज कॉज नहीं होनी थी, तो माइस सर्वाइव्ड, माइस क्या रह गया बेटा, जिंदा रह गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को हमने हीट किल कर दिया, हीट से किल कर दिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन। तो अब बोलो माइस मरेगा या जिंदा रहेगा, माइस जिंदा रहेगा, क्योंकि हमने उनको किल्ड कर दिया ना, डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया को, माइस सर्वाइव्ड, ओके। देन अब हमने क्या किया, ये डिजीज कॉज कर नहीं सकता, दोनों कैसे, माइस सर्वाइव किया, तो ऐसा करो इन दोनों को कंबाइन करते हैं, हम क्या करते हैं, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, इससे डिजीज नहीं होगी, सिंपल सी बात है, प्लस आर स्ट्रेन, ठीक है,
इन दोनों को हमने इंजेक्ट कर दिया माइस में, इंजेक्टेड इनटू माइस। क्या हुआ बेटा इससे? कहानी में ट्विस्ट आता है, बचना चाहिए था बेटा माइस, माइस बचना चाहिए था। क्यों बेटा? आर स्ट्रेन जो डिजीज कॉज कर नहीं सकती है, और जो डिजीज कॉज कर सकती थी उसको हमने ऑलरेडी किल कर दिया हीट करके, राइट? तो इसका मतलब ये जो माइस है इट शुड हैव सर्वाइव्ड, बट यहां पे आता है कहानी में ट्विस्ट, और बेचारा जो माइस था वो मर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हैरानी वाली बात ये थी, यार हमने तो डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरियम को भी किल कर दिया, हमने आर स्ट्रेन जो नॉन वीरुलेंट स्ट्रेन थी उसको भी किल कर दिया, तो फिर ये माइस मरा तो मरा कैसे? निमोनिया से मर गया ये माइस कैसे? ठीक है, तो यही है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। तो ध्यान से सुनो, माइस इन्फेक्टेड विद द एस स्ट्रेन दैट इज अ वीरुलेंट स्ट्रेन डाई फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्शन। ठीक है, बट माइस इन्फेक्टेड विद द आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप निमोनिया, उसको निमोनिया होता ही नहीं है। और ग्रिफिथ was able to kill the bacteria by hitting them, हीट करके उसने बैक्टीरिया को ही किल कर दिया। ओके, he observed that heat killed S strain bacteria injected into the mice did not kill them, बच गए थे। When he injected a mixture, इसको ध्यान देना बेटा, mixture of heat killed S and live R bacteria, the mice died. The mice died. Moreover, he recovered living S bacteria from the dead mice. मजे की बात ये और भी थी कि उसने तो हीट किल कर दिया था, ठीक है, तो इस डेड माइस के अंदर क्या मिला उसको? लिविंग एस स्ट्रेन। अब सोचो, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या कोई आत्मा आ गई थी इसके अंदर, जिसकी वजह से जो डेड माइस के अंदर हमने तो हीट किल करके डाले थे एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया, वो जिंदा कैसे हो गए? तो ये सारा एक्सपेरिमेंट है आपके सामने। लिविंग एस स्ट्रेन, माइस किल्ड, लिविंग आर स्ट्रेन, माउस सर्वाइव्ड। ठीक है, हीट किल्ड के अंदर माइस सर्वाइव्ड, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, माउस लाइव्स, मतलब सर्वाइव करेगा। मिक्सचर जब हमने दिया तब माउस डेड हो गया, और लिविंग एस स्ट्रेन भी मिली। चलो मर गया कोई बात नहीं, उसके बावजूद उसके बॉडी, उसके जो टिश्यूज के अंदर से हमें लिविंग एस स्ट्रेन भी मिली। तो ये बेटा बहुत वो था, गजब की बात थी उस टाइम, जब कुछ भी पता नहीं था ना, तब ये बहुत हैरानी वाली बात थी कि यार माउस कैसे मर गया। अब उन्होंने क्या कंक्लूड किया, ग्रिफिथ जी ने उसके बाद क्या कंक्लूड किया? दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड somehow, वर्ड को ध्यान देना, somehow been transformed by the heat killed S strain bacteria। किसी तरह से जो R strain वाले बैक्टीरिया थे वही लिविंग थे, है ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो गए? वो कन्वर्ट हो गए S strain वाली में। ठीक है, तो S strain वाले जिंदा, मरा हुआ जिंदा नहीं हो सकता है, बट जो जिंदा है उसके अंदर चेंज आ गया, उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ गया। ठीक है, सम ट्रांसफॉर्मिंग, तो यहां से उन्होंने दिया कि कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स हैं जो ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन से किसके अंदर? आर स्ट्रेन के अंदर, ताकि वो क्या बना सके? वो एक अपने अराउंड स्मूथ पॉलीसेक्राइड म्यूकस कोट बना सके। ठीक है, स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोट, और क्या बन जाए वो? विरुलेंट, मतलब पैथोजेनिक बन जाए। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई थी। हालांकि बायोकेमिकल नेचर जो थी ना जेनेटिक मटेरियल की, उसको अभी तक कोई भी बता नहीं पाया था इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, बस इतना सा काम करके उन्होंने छोड़ दिया, राइट? तो उन्होंने बोला कि भाई कुछ तो है, वो कुछ क्या है? उसको ढूंढने के लिए आते हैं 3 साइंटिस्ट। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो फिर किसको बुलाया गया? इन्होंने वर्क किया प्रायर टू द वर्क ऑफ ऑसवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलोड एंड मैकलिन मैकार्टी। 1933 से लेके 44 के बीच की बातें हैं ये। ठीक है, द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी अ प्रोटीन। क्यों?
क्योंकि हमने मैंडल का जो वर्क था उसकी रीडिस्कवरी के बाद एवरी मैकार्टी और इनके मैकार्टी के आने से पहले तक यही माना जाता था कि कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन्स। बट तब तक हमें ये नहीं पता था कि ये जो प्रोटीन्स हैं वो बनती कैसे हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स को माना जाता था जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ओके, अब जब ये साइंटिस्ट आते तो इन्होंने जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बात ग्रिफिथ जी ने बोली उसके ऊपर काम करना शुरू किया। दे वर्क टू डिटरमिन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, सेम वही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, सेम उनको रिजल्ट मिले, बस वो थोड़ा सा आगे बढ़ गए एक स्टेप। उन्होंने क्या किया, जो माइस के टिश्यूज थे उनको स्टडी किया, राइट, माइस के टिश्यूज को स्टडी किया। उन्होंने क्या किया, प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स कौन कौन से थे, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए एटसेट्रा। कहां से, हीट किल्ड एस सेल्स से, जो हीट किल्ड एस सेल्स से उनमें से डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स को प्यूरिफाई किया, ये देखने के लिए कि किसके पास इतनी हिम्मत है, किसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल्स इनटू एस सेल्स। तो वहां से उन्होंने डिस्कवर किया दैट डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया, अकेला डीएनए है इतना मतलब हिम्मत वाला, सिर्फ डीएनए के अंदर इतनी पावर है कि वो एस स्ट्रेन, डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया, एस स्ट्रेन से आर बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दे, ठीक है। कैसे पता किया उन्होंने क्या किया बेटा, कुछ एंजाइम्स यूज किए, उन्होंने कुछ एंजाइम यूज किए, जैसे कि आरएनए को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंजाइम यूज करेंगे आरएनए एज, प्रोटीन्स के लिए प्रोटीएज, डीएनए के लिए डीएनए एज, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, मतलब प्रोटीएजेस, ये याद रखोगे, जब भी एज लग जाएगा, जिस भी सबस्ट्रेट के ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा उस सबस्ट्रेट के पीछे एज लगा दो तो वो बन जाता है उस एंजाइम का नेम, ठीक है। तो प्रोटीएज, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, आरएनए एजेस डिड नॉट इफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। देखो उन्होंने पता क्या किया, देखो ये हीट किल्ड एस सेल लिए, इनको प्यूरिफाई कर लिया, इसके अंदर किसको प्यूरिफाई किया, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को, लिपिड्स हटा दिए, कार्बोहाइड्रेट्स हटा दिए, ओके। अब तीन चीजें बच गई, प्रोटीन्स बच गई, आरएनए बच गया, डीएनए बच गया, राइट। जब उन्होंने प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम डाले प्रोटीएजेस इस टेस्ट ट्यूब में, तो बाद में उन्होंने देखा कि कोई भी प्रोटीन नहीं बची, क्यों, क्योंकि इन एंजाइम ने पूरी की पूरी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, ओके। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में उन्होंने लिया आरएनए, आरएनए के अंदर उन्होंने क्या डाल दिया, आरएनए एजिस, राइट। तो आरएनए डाइजेस्ट हो गया, तो इसका मतलब कोई भी आरएनए नहीं मिला, राइट। ऐसे ही जब उन्होंने डीएनए एज डाला तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई भी डीएनए नहीं मिला, मतलब आरएनए, डीएनए और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स ने उनको डाइजेस्ट कर दिया, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर कोई भी प्रोटीन नहीं है, इस मिक्सचर को इन्होंने डाल दिया किसके अंदर, आर सेल्स के अंदर, आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के अंदर। तो कोई भी यहाँ पे भी एस सेल अपीयर हो गया, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, मतलब आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को प्रोटीएजेस से किल करके प्रोटीन्स, जो नो प्रोटीन वाला जो मिक्सचर था वो इसके अंदर इंजेक्ट आर स्ट्रेन को दिया गया, ठीक है। तो आर स्ट्रेन तब भी एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गई। जब आरएनए एज को यूज करके उस मिक्सचर को दिया गया आर सेल्स को, तब भी एस आर वाले एस के अंदर कन्वर्ट हो गए, तब भी हमें एस सेल्स मिल गए। बट जब बारी आई डीएनए की, तब क्या हुआ, जैसे ही हमने इस मिक्सचर में जिसके अंदर कोई भी डीएनए नहीं था, जब हमने ऐड किए आर सेल्स, उस वक्त कोई भी एस स्ट्रेन वाले सेल्स हमें नहीं मिले। तो यहां से प्रूफ हुआ कि ये जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल था, कौन था वो कल्प्रिट, दैट कल्प्रिट वाज डीएनए। ओ एक सेकेंड, दैट कल्प्रिट वाज डीएनए, ठीक है। हमारी एक स्लाइड एक्स्ट्रा ऐड होगी, ओके। चलो, effect. So the transforming substance was not a protein or RNA. Digestion with DNA is
did inhibit the transformation, suggesting that the DNA caused the transformation. यहां से उन्होंने कंक्लूड कर दिया, ठीक है, कंक्लूड कर दिया कि DNA इज द हेरिडिटरी मटेरियल, बट अभी भी बहुत सारे जो बायोलॉजिस्ट थे वो कन्विंस नहीं हुए, ठीक है। चलो, नहीं होते तो आगे और एक्सपेरिमेंट चलेंगे। फिर उसके बाद दिया एक्सपेरिमेंट, किसने, हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट आएगा जो ये प्रूव कर देगा कि यस, डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। द अनइक्विवोकल, मतलब अब इसके बाद कोई भी ना बोल सके, कोई बायोलॉजिस्ट ऐसे ना कह सके कि हाँ हम तुम्हारी बात को नहीं मानते। तो फिर एक्सपेरिमेंट आता है, कौन सा, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, किसने प्रूव किया, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट ने, ठीक है। Unequivocal proof that DNA, the genetic material, came from the experiments of Alfred Hershey and Martha Chase in 1952 की बातें हैं बेटा, ये 1952। अब इनका जो एक्सपेरिमेंट था सबके मुंह बंद करा दिए कि मान जाओ भाई डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने वर्क किया किसके साथ, वायरसेस के साथ। अब इनका वर्क आता है, राइट। और जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाजिस। वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को किल कर दे, इन्फेक्ट कर दे, इन्फेक्शन करने की पावर रखते हो, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफाजिस, ठीक है। तो ये आपके सामने एक पिक्चर है, दिस इज अ बैक्टीरियोफाज, ठीक है, विच कैन इन्फेक्ट बैक्टीरियोफाज कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ठीक है। तो इट इज अ वायरस, बेसिकली इट इज अ वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दे, दैट इज बैक्टीरियोफेज, ओके। द बैक्टीरियोफाजिस अटैचेस टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल। एक सेकेंड, इसको ऐसे समझते हैं, वेट, देखो हमने बैक्टीरियोफाजिस को लिया, बैक्टीरियोफाजिस, प्रोसेस को समझना बेटा, ये बैक्टीरियोफाज है, ठीक है। ये इस तरह से क्या करता है बेटा, बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करता है। दिस इज व्हाट, दिस इज बैक्टीरियम, ठीक है। और यहाँ इसके अंदर क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या है इसका, कैप्सिड बोल दो या प्रोटीन कोट बोल दो, प्रोटीन कोट, ठीक है। ये इसके अंदर क्या है बेटा, जेनेटिक मटेरियल, राइट। ये जैसे ही इसको अटैक करेगा तो ये जेनेटिक मटेरियल यहां से होता हुआ ये कहाँ जाता है, बैक्टीरियम के अंदर, ठीक है। बैक्टीरिया का अपना भी जेनेटिक मटेरियल होता है, अपना भी जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो अब बैक्टीरिया इसको अपना ही जेनेटिक मटेरियल समझ के, वायरस के जेनेटिक, मतलब इसके अंदर क्या करेगा, वायरस का जेनेटिक मटेरियल जाके, हमें पता है क्या करता है वायरस, किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर एंटर करेगा, होस्ट की मशीनरी के ऊपर अपना कंट्रोल ले लेगा और इसकी मशीनरी को यूज करके, बैक्टीरियम की मशीनरी को यूज करके क्या बनाता है, अपना जेनेटिक मटेरियल बनाता है, मतलब अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करवाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर दो बातें और याद करना, उन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफाज हो गया, उन्होंने ली रेडियो एक्टिव सल्फर को यूज किया। तब तक बेटा ये याद रखना, तब तक हमें ये नहीं पता है, हमें किसी को भी ये नहीं पता था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, प्रोटीन है या आरएनए है। ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट है ये देखने के लिए कि विच वन इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो बस यहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर S35 को यूज किया और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस दैट इज P32 को यूज किया, P32 को यूज किया, ठीक है। अब आपको पता है फास्फोरस किसका पार्ट है, डीएनए का, और सल्फर किसका पार्ट है, प्रोटीन्स का, ठीक है, ओके। ये दोनों रेडियो एक्टिव हमने यूज किए, ओके। अब देखो प्रोटीन जो होती है दैट इज लाइट वेट, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल जो है क्योंकि डीएनए के अंदर चला गया
बैक्टीरियम है तो ये हैवी बॉडी है। तो जब हम इन्फेक्शन के बाद इनको सेंट्रीफ्यूग करते हैं, सेंट्रीफ्यूग का मतलब क्या होता है, टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूग मतलब जोर जोर से जब हम मूवमेंट करवाएंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, तो हैवी मटेरियल जो भी होगा वो नीचे बैठ जाता है और जो लाइटर मटेरियल है वो ऊपर ऊपर रह जाता है। ठीक है, तो दिस इज द हैवी मटेरियल। तो ये बनता है, ये बनती है बेटा सुपरनेटेंट, इसको बोलते हैं सुपरनेटेंट लेयर, और इसको बोलते हैं पैलेट। पैलेट के अंदर जो बेस पे बैठेगा, दैट मीन्स हैवी मटेरियल विल सेटल डाउन। पैलेट लेयर में क्या होगा, हैवी मटेरियल। ठीक है, और सुपरनेटेंट के अंदर क्या होगा, लाइट मटेरियल, लाइट वेट। तो आपको पता है लाइट वेट कौन होगा, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स। ठीक है, और हैवी मटेरियल क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल एंड बैक्टीरियम, एंड बैक्टीरियम। ठीक है, अब इन सब बातों को बेस मानना और फिर हम इस एक्सपेरिमेंट को बड़े अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने देखो क्या किया, दे ग्रू सम वायरसेस, कुछ वायरसेस को ग्रो करवाया ऐसे मीडियम के ऊपर जिसके पास रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस हो, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, एंड कुछ को ग्रो कराया ऑन द मीडियम दैट इज कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सल्फर। ठीक है, S35 और P32, राइट। वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, उनके पास क्या था, रेडियो एक्टिव DNA बट नो रेडियो एक्टिव प्रोटीन। ठीक है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस किसका कंपोनेंट है, DNA का, बिकॉज DNA कंटेन्स फॉस्फोरस but proteins contain sulfur does not contain that phosphorus. Similarly, viruses grown on the radioactive sulfur contain radioactive protein but not radioactive DNA because DNA does not contain sulfur. ठीक है, हो गई इतनी सी बात। देखो, ये एक मीडियम लिया, इसके अंदर सल्फर 32 रेडियोएक्टिव सल्फर ली, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया। ठीक है, और पहला केस क्या हुआ हमारे पास, चलो इसको समझते हैं। अब देखो क्या हुआ, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला केस होगा बेटा इन्फेक्शन करवाना, जब बैक्टीरियोफॉज आके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दे। ठीक है, ये आके इन्फेक्ट कर दिया और क्या किया, अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर रिलीज करा दिया। किसका, इसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला इन्फेक्शन। दूसरा केस होता है ब्लेंडिंग, दूसरा स्टेप क्या होता है, ब्लेंडिंग। तीसरा स्टेप होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, ओके, वायरसेस को इन्फेक्ट करवाया गया। ठीक है, कुछ वायरसेस को इन्फेक्ट किया हमने, ये सेम प्रोसेस, ये मान लो ये सारा कुछ हमने किसके अंदर किया, यहाँ हमने यूज की रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर हमने इनको इन्फेक्शन करवाया, मतलब S35। दूसरी तरफ भी हमने सेम इन्फेक्शन करवाया बैक्टीरियम का, और वायरसेस को हमने यूज किया विद रेडियो एक्टिव DNA। चलो अब हम रेडियो एक्टिव DNA को चेंज कर लेते हैं। तो ये जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, यहां हमने क्या लिया बेटा, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस दैट इज P32। यहाँ भी सेम वही वाला प्रोसेस किया, पहले इन्फेक्शन किया फिर उनकी ब्लेंडिंग की। ब्लेंडिंग का मतलब क्या हुआ, जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसका पार्ट बन जाता है, बैक्टीरियम का पार्ट। जेनेटिक मटेरियल जो है वो बैक्टीरियम का पार्ट बन जाता है। और ऐसे ही यहाँ पे हमने क्या किया, ब्लेंडिंग होने से क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल और इधर से इसका बना दो, किसका पार्ट बन गया, और यहाँ पे ले लो। ठीक है, ये होगी बेटा ब्लेंडिंग, किसके अंदर, बैक्टीरियम के अंदर। दोनों जेनेटिक मटेरियल आपस में मिक्स हो गए। अब हमने क्या किया, इनको सेंट्रीफ्यूग किया। सेंट्रीफ्यूग किया किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो हमें मिलती हैं 2 लेयर्स, हमें मिलती हैं 2 लेयर्स। अब देखो, बैक्टीरियम जो हैवी है वो सारा यहाँ नीचे सेटल हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एक सेकेंड, एक काम करते हैं, थोड़ा सा डिमार्केशन यूज करते हैं। ये मान लो मैंने ले ली टेस्ट ट्यूब,
ये मैंने ले ली टेस्ट ट्यूब, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर जो बैक्टीरियम, जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, ये आ गए पैलेट रीजन में, और सुपरनेटेंट लेयर के ऊपर मेरे पास आ गए, हाँ। और दूसरी चीज देखो, दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, दूसरी टेस्ट ट्यूब हमने जब ली तो इसके अंदर, लेट मी मेक इट, हाँ, यहां आगे बेटा आपका बैक्टीरियम, राइट, और ये बन गई हमारी वही सुपरनेटेंट लेयर। बस अब कुछ नहीं किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने ये देखा रेडियो एक्टिविटी कहाँ आ रही है। रेडियो एक्टिविटी पैलेट रीजन में आ रही है, किसकी, फास्फोरस की। अगर, और रेडियो एक्टिविटी सल्फर को देखा। देखो, जब इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर ग्रो किए थे ना जो बैक्टीरिया, तो सल्फर किसका पार्ट है बेटा, प्रोटीन्स का, सल्फर। तो ये वाला जो कोट है ना, इन्फेक्शन करने के बाद ये कोट अलग हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल अंदर चला जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है, प्रोटीन कोट। प्रोटीन जो है लाइटर वेट होने की वजह से ऊपर ऊपर आ जाएगी, ठीक है। चलो थोड़ा सा दिखाते हैं कैसे आ जाएगी। ये जो प्रोटीन है ना, ये ऊपर वाले लेयर में, ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला उनको, सुपरनेटेंट लेयर के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर। रेडियो एक्टिव सल्फर का मतलब S35 मिला। जब इनको हमने रेडियो एक्टिव सल्फर वाले मीडियम के अंदर इन्फेक्ट करवाया था बैक्टीरियम को, तो बैक्टीरिया जो थे वो पैलेट रीजन में सेटल हो गए, हैवी वाले इस वाले रीजन में, राइट, और सुपरनेटेंट लेयर के अंदर अलग हो गए प्रोटीन कोट। ऐसे ही सेम इसके अंदर हुआ। यहां हमें क्या हुआ, जो रेडियो एक्टिविटी मिली, ठहरो, यहां हमें जो रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिली, पैलेट रीजन में, रेडियो एक्टिव फास्फोरस। रेडियो एक्टिव फास्फोरस हमें कहाँ मिलता है, पैलेट रीजन में, दैट इज P32। और S35 हमें कहाँ मिलता है, इन सुपरनेटेंट लेयर। इन सुपरनेटेंट लेयर में हमें मिलता है S35, और रेडियो एक्टिव फास्फोरस कहाँ मिलती है हमें, इन पैलेट रीजन। इन पैलेट रीजन, पैलेट मतलब नीचे वाला रीजन, बेस पे जो हैवी होगा, राइट। तो यहां से क्या प्रूफ हुआ, वायरस ने जब इन्फेक्ट किया तो बैक्टीरियम के अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ, ना कि उसका कोट, ठीक है। कोट तो कहाँ रह गया, जो इसका कोट था वो तो बाहर रह गया। फॉर एग्जांपल चलो यही बनाते हैं, कोट रह गया बाहर, ठीक है। तो कोट जब बाहर रह गया तो दैट इज लाइट इन वेट। कोट का पार्ट कौन बना था, सल्फर 35 है ना, रेडियो एक्टिव सल्फर। तो रेडियो एक्टिव सल्फर हमें मिलता है सुपरनेटेंट लेयर में, मतलब जहां पे हमें प्रोटीन्स मिली, राइट। तो इसका मतलब बैक्टीरियम की बॉडी हैवी है, वो नीचे बैठी। तो बैक्टीरियम की बॉडी के अंदर अगर हमें रेडियो एक्टिविटी मिलती है पैलेट रीजन में, दैट मींस जो फास्फोरस है वो गया है किसके अंदर, बैक्टीरियम के अंदर। और फास्फोरस किसका पार्ट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। तो ये एक बहुत ही श्योर शॉर्ट वाला एक्सपेरिमेंट था जिसने ये प्रूफ कर दिया कि डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इसके बाद कोई भी कुछ भी नहीं कह पाया। तो अब देखो क्या हुआ, रेडियो एक्टिव फेजेस दोनों सल्फर और फास्फोरस वाले, उनको अलाउ किया गया। तो अटैच करके बैक्टीरियम कौन सा यूज किया हमने, ई कोलाई को अटैक कर सके, इन्फेक्ट कर सके। देन एज द इन्फेक्शन प्रोसीडेड, द वायरल कोट्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल अंदर एंटर कर जाता है फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग। एजिटेटिंग मतलब जोर जोर से हिलाना, जोर जोर से हिला के ब्लेंडिंग कर दिया, दैट मीन ब्लेंडर। जैसे आप मिक्सी के अंदर कोई चीज जोर जोर से घुमा देते हो तो दो ब्लेंड कर दिया उन्होंने, ठीक है, दैट इज ब्लेंडिंग। वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज के अंदर बहुत तेज फोर्स से जब हम अलग करेंगे तो हमारे पास हैवी वाली लेयर अलग हो जाएगी, लाइटर वाली लेयर अलग हो जाती है, ठीक है। बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विद वायरसेस, जिसके पास रेडियो एक्टिव डीएनए था, वर रेडियो एक्टिव, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज द मटेरियल दैट पास्ड फ्रॉम वायरस टू द बैक्टीरिया, ठीक है। ये बात हमें क्लियर हो गई। ये सेम बेटा वही सब कुछ लिखा हुआ आपके सामने, S35 के साथ लेबल किया, P32 के साथ लेबल किया, ठीक है। बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करवाया, इन्फेक्शन होने के बाद ब्लेंडर के अंदर इनको ब्लेंड किया। दूसरा स्टेप क्या हुआ, ब्लेंडिंग। तो डीएनए कोट अलग हो गए, जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियम के अंदर हो गया, राइट। ऐसे इसमें हुआ। तो पैलेट रीजन में हमें क्या मिली, रेडियो एक्टिविटी दिखी, किसकी, फास्फोरस की, दैट मीन्स किसके अंदर, बैक्टीरियम के अंदर।
और बैक्टीरियल पैलेट, और ये है सुपरनेटेड लेयर के अंदर हमें क्या दिखी, रेडियो एक्टिविटी किसकी दिखी, सल्फर की। ठीक है, तो यहां से हमारे सामने अब कोई भी डाउट नहीं रहा कि जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। दिस इंडिकेट्स दैट प्रोटीन एंटर नहीं होती है बैक्टीरिया के अंदर फ्रॉम वायरसेस, तो क्या एंटर होता है, वो एंटर होता है डीएनए is therefore the genetic material that is passed from virus to bacteria। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स है बेटा, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। बैक्टीरियोफाज ये कौन सा है, S35 वाला, ये है P32 वाला। इन्फेक्शन कॉज किया, प्रोटीन कोट अलग हो गए ब्लेंडर से, जेनेटिक मटेरियल किसका पार्ट बन गया, बैक्टीरियम के जेनेटिक मटेरियल के साथ मिक्स हो गया। तो रेडियो एक्टिविटी जो कहाँ दिखी हमें, सुपरनेटेड लेयर में, मतलब प्रोटीन्स वाली लेयर में। दैट मीन्स बैक्टीरियम के अंदर जो पैलेट रीजन में है उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी सल्फर की। तो कहाँ दिखी, वो दिखी फास्फोरस की जो रेडियो एक्टिविटी है वो दिखी हमें बैक्टीरियम के अंदर, मतलब पैलेट रीजन के अंदर। तो यहां से दिस इज अ शॉर्ट एक्सपेरिमेंट फॉर द प्रूफ दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो विद दिस हमने कंप्लीट कर दिया है सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और अब हम देंगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर। चलो देखो, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट इन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल वर परफॉर्म्ड बाय, ट्रांसफॉर्मेशन का जब नाम लेंगे तो नाम फ्रेडरिक ग्रिफिथ जी का ही आएगा। ठीक है, फॉर्म चेंज हो जाना, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ जी ने दिया, वेरी राइट। ओके मैम, द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट वाज डिटेक्टेड, किसके अंदर क्या मिला हमें जब ग्रिफिथ जी ने ये बोला कि देयर इज सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिन्होंने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन के अंदर चेंज कर दिया। जब हमने यूज किए क्या, लाइव एस स्ट्रेन नहीं, लाइव आर स्ट्रेन नहीं, हीट किल्ड आर स्ट्रेन नहीं, हीट किल्ड, हाँ, व्हेन हीट किल्ड एस स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी वर इंजेक्टेड इन आर स्ट्रेन, दैट मीन्स डी, दैट मीन्स डी। ठीक है, आगे आ जाओ। What is the difference between DNA and DNase? तो जब भी एज लग जाएगा ये किसका नाम हो जाता है, दिस इज द नेम ऑफ एन एंजाइम। ठीक है, तो डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, और डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन सा है, डीएनएज। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट देखो, इन द हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट the following isotopes were used। हर्शी एंड चेज में हमने क्या यूज किया था, सल्फर 35, फास्फोरस 32। यस, तो इसको ऐसे लिखेंगे, सल्फर 35 एंड फास्फोरस 32। ठीक है, चलो आगे आओ। द हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट शोज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स क्रोनोलॉजिकली। हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट है ना, पहले क्या होता है बेटा, इन्फेक्शन, यस, दूसरा ब्लेंडिंग, तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन, यस। तो इसका आंसर होगा डी। पहले इन्फेक्ट करेंगे, फिर हम उनको ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड करके प्रोटीन कोट को अलग कर देंगे, फिर हम सेंट्रीफ्यूग करेंगे, सेंट्रीफ्यूग करने से 2 लेयर्स आएंगे हमारे सामने, हेवियर वाले लेयर को बोलेंगे पैलेट और लाइटर वाले लेयर को बोलेंगे सुपरनेटेंट। सल्फर की रेडियो एक्टिविटी मिलेगी हमें सुपरनेटेंट लेयर में, और फास्फोरस की रेडियो एक्टिविटी हमें कहाँ मिलेगी, पैलेट रीजन में। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद आवर टॉपिक टुडेज, जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक था दैट इज सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया कि जो डीएनए है दैट इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कुछ के अंदर आरएनए भी होता है, बट शॉर्ट जो डाउट चल रहे थे ना माइंड में वो क्लियर हो गए हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट के बाद। So with this, it's a time to say thank you, but always remember that you have to learn with a smile.